जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ फाइल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन चलेगा, पार्ट 3 चलेगा। हमारी वित्तीय संस्था के हमने 2 क्लास पीछे कर लिया है, तो जाकर का वीडियो पीछे जाकर देख सकते हैं। आज जो कवर करने वाले हैं पार्ट 3 करने वाले हैं। तो आज के क्लास में इस चैप्टर को मैं समाप्त कर दूंगा। 2 पार्ट यानी कि ये जो चैप्टर है 3 पार्ट में समाप्त हो जाएगी। तो जो क्वेश्चन आंसर बचेगा उसको मैं कवर करा लूँगा। तो आप जब पीछे के वीडियो में आप जाकर इसको देख सकते हैं। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है व्यवसायिक बैंकों की एजेंसी संबंधी कार्य। कल हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था, लास्ट टाइम में हमने बताया था कि बैंक अपनी जमा निकासी के अलावा बैंक और कौन कौन सी कामें करती है, तो उसको हमने कवर करा लिया था। तो थोड़ा सा मैं फीडबैक दे देता हूँ पीछे जाकर के कल हमने क्या क्या पढ़ा था। इस चैप्टर में हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं जिसके बारे में थोड़ा मैं बता दूं। तो ये जो चैप्टर है उसको नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारे वित्तीय संस्थाएं, ये पूरी चैप्टर में हमने पढ़ा है ऋण के बारे में, बैंक के बारे में, कौन कौन सी बैंक होता है। हमारी वित्तीय संस्थाएं कहने का मतलब हुआ कि अगर आपको लोन की आवश्यकता है तो लोन जिस संस्था से आप लीजिएगा उस संस्था को वित्तीय संस्था कहा जाता है। वित्तीय संस्थाएं जो है वो वित्तीय संस्थाएं में कौन कौन सी चीजें आती है, तो वित्तीय संस्थाएं में सरकारी बैंक आती है, सरकारी या प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक या गैर सरकारी बैंक आती है, गैर सरकारी बैंक आती है। फिर वाणिज्य बैंक भी इसी को कहते हैं, वाणिज्य बैंक। फिर वाणिज्य बैंक के अलावा अर्ध सरकारी बैंक आता है, अर्ध सरकारी बैंक आता है। फिर हमने किसके लिए पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा सहकारी बैंक के बारे में पढ़ा था, सहकारी बैंक। फिर हमने स्वयं सहायता समूह में सूक्ष्म वित्त योजना के बारे में पढ़ा था, सूक्ष्म वित्त योजना या सूक्ष्म वित्त संस्थाएं, सूक्ष्म वित्त संस्थाएं के बारे में हमने पढ़ा था। जो हमारी वित्तीय संस्थाएं जो है वो 2 स्तर पर काम करती थी, जो हमने कवर करा लिया था कि हमारी वित्तीय संस्थाएं के जो स्तर जो है वो कितने स्तर है, तो 2 स्तर है। पहला स्तर कहते हैं राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय संस्थाएं। एक को कहा जाता था राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी हमने कवर किया था कि राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं 2 प्रकार की होती है। एक को हमने कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार। एक को हमने कहा था भारतीय पूंजी बाजार, भारतीय पूंजी बाजार। अगर अल्पकालीन समय के लिए लोन चाहिए, अल्पकालीन, तो एक भारतीय मुद्रा बाजार में जा सकते हैं। अल्पकालीन ऋण जो देता है वो कौन देता है, भारतीय मुद्रा बाजार। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन आएगा, तो बैंक आएगा। कौन आएगा, बैंक आएगा। साहूकार आ सकता है, महाजन आ सकता है। ये था भारतीय मुद्रा बाजार जो आपको कम समय के लिए लोन प्रोवाइड करवाता है। भारतीय पूंजी बाजार क्या है, भारतीय पूंजी बाजार जो है वो दीर्घकालीन ऋण देता है, दीर्घकालीन ऋण प्रोवाइड करवाता है। दीर्घकालीन बोले तो लंबे समय के लिए, ज्यादा समय के लिए जो आपको ऋण प्रोवाइड करवाएगा वो होता है भारतीय पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार का सबसे अच्छा उदाहरण किसका है जी, तो शेयर मार्केट का है, यानी शेयर बाजार का है। शेयर बाजार मुंबई का शेयर बाजार है जिसको नाम, शेयर बाजार कहाँ है जी, मुंबई में है। और मुंबई के शेयर बाजार का नाम क्या है, दलाल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट। भारतीय पूंजी बाजार की जो नियामक संस्था है उसको सेबी कहते हैं। जो नियामक संस्था है उसको क्या कहते हैं, सेबी, सेबी कहते हैं। ये सारी चीजें जो है हमने कल का वीडियो में हमने कवर करा लिया था।
तो आज इसके आगे हम कवर करने वाले हैं कि बैंकों को लोन देने के अलावा और कौन क्या क्या काम होता है और कौन कौन सी कामें करती है, कौन सी कंपनी से के साथ कैसे बिजनेस करती है, इसके बारे में हमें कवर करने वाले हैं। तो ये था भारतीय पूंजी बाजार के बारे में। स्वयं सहायता समूह के बारे में हमने पढ़ा था। स्वयं सहायता समूह ये 10 से 20 या 15 से 20 महिलाओं का क्या होता है? समूह होता है। 15 से 20 महिलाओं का जो समूह होता है उसे कहते हैं स्वयं सहायता समूह। सूक्ष्म वित्त संस्थाएं जो है इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है। सहकारी बैंक भी है जो साथ मिल करके बहुत सारे लोग साथ मिलकर जो काम करते हैं वो सहकारी बैंक या सहकारी में आता है। हमने बहुत सारा बैंकों का जिक्र किया था। शाखाएं का में वित्तीय संस्थाएं के जो शाखा है वो बहुत सारे बैंक के हम नाम लिया था। तो उसमें एक आता था भारतीय भूमि विकास बैंक। एक बैंक क्या था? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक जो है वो सिर्फ किसानों को लोन देता है, सिर्फ किसानों को लोन देगा, सिर्फ किसान को लोन देता है, इसे वो कहते हैं भूमि विकास बैंक। तो इतना सारी चीजें हमने कवर कर लिया था। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो जाकर पीछे वीडियो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो कल की क्लास से इस चैप्टर में अभी तक हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। तो आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं चलिए उसको चलते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम लोग को पढ़ना है व्यावसायिक बैंकों की एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंकों की एजेंसी संबंधी कार्य। व्यावसायिक बैंक क्या है? तो व्यावसायिक बैंक या वाणिज्य बैंक कहते हैं। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी। जो प्राइवेट बैंक जितना था वो सरकारी कब हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बैंक को एक बार में सरकारी कर दिया गया था। तो क्या क्या काम है छोटा से यहाँ पर पता नहीं चल रहा है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक करके कि व्यावसायिक बैंकों की एजेंसी संबंधी कार्य क्या है। एजेंसी के तहत कोई भी बैंक अपना एजेंसी खोलता है तो उस एजेंसी के तहत उसका क्या क्या काम होता है। तो पहला कहता है कि चेक बिल देना। ये काम है कि नहीं? बैंक चेक देता है कि नहीं देता है? ड्राफ्ट देता है कि नहीं देता है? ड्राफ्ट का काम कौन करेगा? बैंक ही तो करेगा। ऐसा ब्याज देता है कि नहीं देता है? ब्याज तथा ऋण देता है। ब्याज तथा लाभांश का संकलन। संकलन का मतलब होता है देख रेख करना। क्या करना? देख रेख। तो अगर हम बैंक में पैसा जमा किए हैं तो वो हमारा ब्याज का भी देख रेख करेगा। हमको बैंक से जितना पैसा जमा किए उस पैसा से हमको कितना ब्याज मिलने वाला इसका भी देख रेख कौन करेगा? बैंक करेगा। चौथा में क्या था? ब्याज की ऋण। ब्याज ऋण किस्त का संकलन करना। जैसा किस्त मतलब क्या हुआ कि मान लो किस्त मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। कि मान लो कि आप 10 लाख रुपया आपके लिए लोन लिए बैंक से, 10 लाख रुपया लिए और 10 लाख लोन लेने के बाद आपको 20-20 हजार का हर महीने जमा करना है। बैंक को कितना देना है? 20-20 हजार। तो जो 20-20 हजार हर महीने जो पैसा दीजिएगा बैंक को वापस कीजिएगा, एक किस्त कहलाता है। क्या कहलाएगा? किस्त कहलाता है। इसी को किस्त कहते हैं। तब ब्याज का भी ख्याल कौन करेगा? ब्याज का देख रेख कौन करेगा? बैंक। ऋण का देख रेख कौन करेगा? बैंक। और कितना किस्तों में हमको पैसा जमा करना इसका देख रेख कौन करेगा? बैंक। तो ये सभी बैंक का कार्य है। पांचवा कह सकते हैं ड्राफ्ट द्वारा। चार इंपोर्टेंट है, चार आप लोग रह दीजिए। ये चारों इंपोर्टेंट है कि व्यावसायिक बैंकों की एजेंसी संबंधी कार्य कौन कौन है। तो पहला क्या है? चेक देगा, बिल का भी ख्याल रखेगा। ड्राफ्ट भी बैंक देता है। बताएंगे यार ड्राफ्ट कैसे बनता था। ब्याज तथा लाभांश का संकलन। हमको बैंक में अगर पैसा जमा है तो हमको कितना फायदा हो रहा है और कितना ब्याज मिल रहा है इसका देख रेख कौन करेगा? ब्याज करेगा, बैंक करेगा। ब्याज जो ऋण हम लेंगे, जो कर्ज हम लेंगे ओकरा पर कितना ब्याज है
वो कितना किस्तों में हमको बैंक को वापस करना है पैसा, ये सारा का देख रेख कौन करेगा? बैंक करेगा। तो इन किस्त का मतलब होता है कि अगर बैंक को 10 लाख रुपया लोन लिए 20-20 हजार का, अगर हर महीने 20-20 हजार रुपया दे रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं? किस्त। क्या कहेंगे? तो ये था व्यवसायिक बैंकों का कुछ कार्य। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग को पता नहीं चलेगा। चलिए आगे चलते हैं। आज इस क्लास में इस चैप्टर को हम समाप्त कर देंगे। चलिए आगे कहता है सहकारिता। सहकारिता क्या है? तो सहकारिता के बारे में पढ़ते हैं। सहकारिता कहता है साथ मिलकर काम करना। सहकारिता का अर्थ क्या होता है? साथ मिलकर काम करना, उसी को सहकारिता कहते हैं। कहता है कि सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना। सह मतलब साथ और कारिता मतलब काम करना। सह मतलब साथ और कारिता मतलब काम करना यानी कि साथ मिलजुल कर काम करना क्या कहलाता है? सहकारिता। सहकारिता कहता है कि वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति सुरक्षा पूर्वक मिलजुल कर समाज और आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, उसे सहकारिता कहते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो से कितना भी व्यक्ति हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम दो होना चाहिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिलजुल कर काम करेगा तो समाज के हित के लिए काम करेगा, अपने आर्थिक स्थिति के लिए काम करेगा, समाज के कल्याण के लिए काम करेगा, उसे क्या कहते हैं? सहकारिता। सहकारिता का सिद्धांत प्रत्येक के लिए और प्रत्येक शब्द के लिए। सहकारिता का मतलब कि साथ काम करने की जिम्मेवारी हर व्यक्ति को होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। सहकारिता के तीन आधारभूत सिद्धांत है, तीन वो सिद्धांत है। आधारभूत सिद्धांत का मतलब क्या होता है? आधारभूत सिद्धांत का मतलब जो सबसे बेसिक चीजें क्या है। सहकारिता अगर करना है, साथ मिलजुल कर काम करना है, तो कोई ना कोई नियम कानून तो बनना चाहिए ना, कोई सिद्धांत होना चाहिए ना। तो सहकारिता मतलब साथ मिलजुल कर काम करना। तो साथ मिलजुल कर काम करने का तीन वो आधारभूत सिद्धांत। आधारभूत के मतलब होता है सबसे बेसिक चीजें, जो सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, तो जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है उसी को क्या कहते हैं? आधारभूत कहते हैं। तो साथ मिलकर अगर काम करना है, सहकारिता का मतलब होता है साथ मिलकर काम करना। अगर साथ मिलकर काम करना है तो साथ मिलकर काम करने के लिए जो सिद्धांत बनाया गया वो तीन वो मूल सिद्धांत है। पहला कहता है कि सहकारिता संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक होती है। पहला शर्त क्या लगा कि अगर सहकारिता संगठन अगर है तो अगर हमको इसको सदस्य अगर बनना है, सहकारिता संगठन में अगर हमको जोड़ना है, जाना है, तो मेरी स्वेच्छा से, मेरी इच्छा से होना चाहिए। ये नहीं कि कोई अगर व्यक्ति आया तो उसको कहेगा कि नहीं तोरा नहीं, हम अपने संगठन में शामिल नहीं करेंगे। उसका जो व्यक्ति सहकारिता संगठन में जोड़ना चाहता है उसको अपना मन होना चाहिए, अपना स्वेच्छा पूर्वक मन होना चाहिए कि हम सहकारिता संगठन में हम जाए या नहीं जाए। दूसरा कहता है कि सहकारिता का प्रबंधन और संचालन जनतांत्रिक आधार पर होता है, नहीं लोकतांत्रिक, सभी को आजाद है। कोई भी व्यक्ति आकर के सहकारिता संगठन में जोड़ सकता है, उसका कोई रोक टोक नहीं है। तो सहकारिता का प्रबंधन और संचालन, प्रबंधन का मतलब जो इसके जो जरूरत की चीजें उसको प्रबंध करना, और संचालन का मतलब होता है कि अगर ये संगठन बना तो इस संगठन को चलाने के लिए जो नियम कानून होना चाहिए, जो एक व्यक्ति जो इसका हेड होगा उसका भी स्वेच्छा पूर्वक ही मन होना चाहिए, यानी स्वेच्छा पूर्वक अपना काम कर सकता है। ये लोकतांत्रिक होता है, इसमें किसी व्यक्ति को आने या जाने से रोक टोक नहीं। तीसरा कहता है कि सहकारिता का आर्थिक उद्देश्य में नैतिक और सामाजिक तत्व शामिल होता है। सहकारिता का मतलब ये नहीं होता है कि सहकारिता का मतलब कि संगठन में घुस गए, घुस जाने का मतलब ये नहीं कि वहां जाने के बाद अपनी मनमानी कीजिए, नहीं, मनमानी नहीं करना है। सहकारिता में जितना भी लोग शामिल होता है वो सभी लोग को इच्छा से काम होना चाहिए, अपनी अपनी स्वेच्छा से, सभी के राय सहमति से जो काम होगा वही सहकारिता कहता है। क्योंकि सहकारिता संगठन में शामिल सभी व्यक्ति अगर अपने राय मशवरा आपस में विचार विमर्श करके काम करता है तब ना सामाजिक काम होगा, तब ना समाज के लिए काम होगा। तो वही कहता है कि सहकारिता का आर्थिक उद्देश्य नैतिक और सामाजिक तत्व को शामिल करना है, समाज के हित के बारे में सोचना है, समाज के लिए काम करना है सहकारिता संगठन के अंतर्गत। तो ये था सहकारिता का तीन आधारभूत सिद्धांत, जो सबसे बेसिक चीजें थी। वो पहला कहा क्या है? सहकारिता संगठन की सदस्यता क्या होनी चाहिए? स्वैच्छिक होनी चाहिए, अपनी इच्छा पर होनी चाहिए। सहकारिता का प्रबंधन संचालन का लोकतांत्रिक आधार पर होता है, यानी कि
कोई भी व्यक्ति आकर एक में शामिल हो सकता है, रोक टोक नहीं है। और सहकारिता का आर्थिक उद्देश्य समाज को बढ़ावा देना है, समाज को प्रगति पर लेकर चलना है। तो ये था सहकारिता के 3 मूल सिद्धांत। आता भारत में सहकारिता का विकास कैसे कैसे हुआ। भारत में सहकारिता मतलब साथ काम करने वाला का जो स्थापना हुआ था 1904 में हुआ। कब हुआ? 1904 में। सहकारिता का जो विधान पारित जो हुआ था 1904 में हुआ था। अब सहकारी समिति के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। कहने का मतलब ध्यान से, सहकारिता का विधान का पारित हुआ 1900 कितना में? 4 में। लेकिन इसको 1912 में एक अधिनियम लाया गया, अधिनियम पारित किया गया। अब अधिनियम पारित किया गया 1912 में। अधिनियम पारित के मतलब हो सकता है एकरा में कोई नया चीजें ऐड कर सकता है, नया नियम कानून ऐड करेगा, नया नियम कानून एकरा में हटाएगा। कुछ नियम हटाया जाता है, कुछ नियम जोड़ा जाता है, उसको अधिनियम संशोधन कहते हैं। तो सहकारी समिति के कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया, एक और नियम बनाया गया। सहकारी समिति की प्रगति की समीक्षा एवं इसके विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1914 में मैकलन समिति नियुक्त किया गया। और इसको सुधार के लिए एक समिति बनाया गया। और समिति का नाम क्या था? मैकलेगन समिति। और ये मैकलेगन समिति कब बना? 1914। सहकारिता का विकास में, भारत में सहकारिता का विकास कैसे कैसे हुआ? तो आओ, सहकारिता के विकास में 1919 में, कब? 1919 में प्रांतीय सरकार के अंडर कर दिया गया। प्रांतीय सरकार के मतलब होता है राज्य सरकार। राज्य सरकार के विषय में हस्तांतरित किया गया, तो राज्य सरकार के हाथ में इसको दे दिया गया। अब ध्यान से समझिए, सहकारिता पूरे भारत में सहकारिता लेके चलना था, पूरे भारत में सहकारिता को लेकर चलना था। तो सबसे पहले भारत में जब सहकारिता का स्थापना हो, जब पारित हुआ, विधान पारित हुआ 1904 में, इसमें एक नया नियम बनाया गया। नया नियम लागू करने के लिए अधिनियम पारित किया गया और अधिनियम का पारित हुआ 1912 में। इसको सुधार के लिए, जैसे मानो कुछ गलतियां उसमें हो गया होगा, ठीक है, कुछ नियम को सुधारना चाहता था सहकारिता समिति में, तो जो नियम को सुधारना चाहता था उसको सुधार के लिए एक व्यक्ति है मैकलेगन। तो मैकलेगन के नाम पर मैकलेगन को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, मेन। तो जो जिस व्यक्ति को मेन हेड बनाया जाता है उस व्यक्ति के नाम पर ही समिति का या संस्था का नाम रख दिया जाता है। तो सहकारिता में सुधार के लिए जो समिति बनाया गया उस समिति का नाम क्या है? मैकलेगन समिति। कौन समिति? मैकलेगन। तो और मैकलेगन समिति बनाया कब गया? 1914 में। 1914 में मैकलेगन समिति बनाया गया। और 1919 में कहा कि अगर पूरे भारत में अगर सहकारिता संगठन को अगर विकसित करना है, विकास करवाना है, तो इस समिति को राज्य को सौंप दो। प्रत्येक राज्य में सहकारिता संगठन को स्थापना कर दो और वहां का देख रेख कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा। समझ में आ गया? आया समझ में? तो ये भारत में सहकारिता का विकास था। 1904 में क्या हुआ? कानून बना। 1904 में इसका पारित हुआ, विधान पारित हुआ। और सहकारी समिति कार्य प्रणाली में सुधार के लिए 1912 में एक अधिनियम बनाएगा। सुधार के लिए अधिनियम कब बना? 1912। अब पूरी तरह सुधार के लिए कौन समिति बनाया गया? मैकलेगन समिति। क्या बनाया गया? 1914 में। और इसको राज्य सरकार को कब सौंप दिया गया? 1919। कह रहा है कि 1919 में सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बन गया, यानी कि एक पूर्ण रूप से राज्य सरकार के पास चला गया। इसका देख रेख कौन करेगा? राज्य सरकार। समझ में आ गया? ये था सहकारिता का भारत में कुछ विकास। आगे स्वयं सहायता समूह। ये तो हमने कई बार जब से क्लास शुरू हुआ तब से इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 महिलाओं का क्या होता है? समूह होता है। महिलाओं का समूह होता है। कहता है कि स्वयं सहायता समूह वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत तथा बैंक से लघु ऋण लेकर अपने सदस्य की पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करते हैं और विकास की गतिविधियों में चलकर गांव के विकास, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। सीधा सी बात। स्वयं सहायता समूह में कितने महिला है? 15 से 20। स्वयं सहायता समूह में छोटे मोटे
मैं कहूँ छोटे किसानों के लिए या छोटे मजदूरों के लिए, किसके लिए बनाया गया? छोटे किसानों या छोटे मजदूरों के लिए बनाया गया। ये जो ऋण देता है वो ऋण लघु ऋण देता है। लघु ऋण मतलब कम, लघु मतलब कम। और स्वयं सहायता समूह 10 लाख और 20 लाख का लोन देगा? नहीं देगा, वो छोटा देगा, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000 देगा, इतना से ज्यादा नहीं देता है। तो ये क्या है? लघु ऋण देने वाली संस्था है। लघु ऋण देने वाली क्या है? ये संस्था है। उसको क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह। जो आम लोग, आम औरत जो लेडीज होती है वो लगभग स्वयं सहायता समूह अभी के समय में, खास करके बिहार की बात करें तो गांव गांव में मिलेगा। अब एक गांव में एगो समूह न क्या समूह चलेगा, 2, 3, 3, 4 वो समूह जनसंख्या के आधार पर चलता है। कहता है कि सूक्ष्म वित्त योजना क्या है? सूक्ष्म वित्त योजना भी यही है कि सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा या जिला में गरीब परिवार की सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। ऋण मुहैया कराया जाता है, यानी कि छोटे मोटे गांव में, कस्बा में, जिला में छोटे मोटे जो गरीब लोग हैं ना, उसके लिए जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कर्ज दिया जाता है छोटा मोटा 10,000, 20,000, 50,000 के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार महिलाएं कर्ज लेती है, उसे वो कहते हैं सूक्ष्म वित्त योजना। सूक्ष्म मतलब छोटा वित्त, मतलब पैसा, ये ना छोटा मोटा पैसा के लिए जो योजना बनाएगा उसको कहेंगे सूक्ष्म वित्त योजना। चलिए, चैप्टर जो है समाप्त हो गई, ठीक है। हाँ, चैप्टर जो है वो समाप्त हो गई है। तो कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हम फास्ट जल्दी से हम कराते रहे। इस चैप्टर हो गई समाप्त। वन लाइनर कुछ 10-20 को क्वेश्चन होगा और उसके बाद इसका सब्जेक्टिव हम क्वेश्चन करा देंगे। चलिए, पहला कहता है कि भारत में वित्तीय संस्थाओं के मुख्य रूप कितने कैगो होता है? 2। अरे भारत में वित्तीय संस्था कैगो? 2। एक होता है राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक होता है राज्य स्तर पर, और यही राष्ट्रीय स्तर पर 2 होता है, जिसको कहते हैं भारतीय मुद्रा बाजार, भारतीय मुद्रा बाजार, और एक को कहते हैं भारतीय पूंजी बाजार, पूंजी बाजार। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन लोन देगा, दीर्घकालीन ऋण देगा, और भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन देगा, अल्पकालीन यानी कि कम समय के लिए देगा। तो भारत में वित्तीय संस्थाओं का कई गो अंग? 2 अंग होता है। वित्तीय संस्थाओं के 2 प्रकार होते हैं। वित्तीय सेम टू सेम क्वेश्चन है। वित्तीय संस्थाएं कई क्वेश्चन, कई गो अंग? 2 अंग। कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए नाबार्ड की स्थापना किया गया। ग्रामीण एवं कृषि के लिए, ध्यान से समझिएगा, ग्रामीण एवं कृषि के लिए यानी किसानों के लिए किसका स्थापना किया गया? नाबार्ड। नाबार्ड, नाबार्ड ऐसे लिखाता है, नाबार्ड ऐसे, ठीक है, नाबार्ड। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, पूरा फुल बना होता है नेशनल ऑफ बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। लिख दें, नेशनल ऑफ बैंक, नेशनल ऑफ बैंक एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर रूरल, रूरल के मतलब होता है ग्रामीण, और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है, हम क्या बताए थे कि नाबार्ड किसको लोन देता है? जो ऋण देगा वो बैंक को देगा। किसको देगा? बैंक को। कल वाला क्लास में बताए थे ना कि नाबार्ड किसको लोन देता है? बैंक को। बैंक किसको देता है? गरीब किसानों को, मजदूरों को, आम जनता को देता है। कहता कृषि एवं ग्रामीण साख की पूर्ति के लिए किसको स्थापना किया गया? नाबार्ड का स्थापना किया गया। नाबार्ड का पूर्वन होता है नेशनल ऑफ बैंक एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। बिहार में संस्थागत वित्तीय संस्था 6 गो है। कई गो है? 6 गो। जो हम बैंक बताए थे ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, तो इसको 6 अंगों में बांटा गया है। भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। दीर्घकालीन मतलब ज्यादा समय के लिए। भारतीय पूंजी बाजार कौन? दीर्घकालीन, देखो है ना, भारतीय पूंजी बाजार दीर्घकालीन के लिए, और भारतीय मुद्रा बाजार अल्पकालीन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अगर हम बात करें तो स्थापना कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1935 में।
1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण यानी सरकारी कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 को। केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। अब केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई को कौन बैंक कहा जाता है? केंद्रीय बैंक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? चलो आगे कहता कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार मुंबई है। और मुंबई के शेयर बाजार का नाम क्या है? दलाल स्ट्रीट। एक गली है, एक मोहल्ला है, उसको कहते हैं दलाल स्ट्रीट। वहीं पर शेयर बाजार का ऑफिस है। ठीक है। और शेयर बाजार को जो नियामक संस्था है शेयर बाजार का, मुंबई शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है, नियामक संस्था है, उसको कहते हैं सेबी। क्या कहेंगे? सेबी नाम दिया गया है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए चलिए क्या कहता है? बिहार के वित्त का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्थागत समूह व्यवसायिक बैंक है। यानी बिहार के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन है? व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक मतलब कि आम जनता का बैंक, सभी को लोन प्रोवाइड करवा सकता है। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। ऐसे भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। देखिए वित्तीय राजधानी मतलब कि पैसा सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था मजबूत कहाँ है? मुंबई में। इसलिए मुंबई में बहुत ज्यादा पैसा है। मुंबई एक महानगर है, मेगा नगर भी इसको कहते हैं। तो इसलिए वित्तीय राजधानी किसको कहा गया? मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हम बताए थे ना कि 1 रुपया का सिक्का और नोट, 1 रुपया का सिक्का और नोट वित्त सचिव द्वारा जारी किया जाता है। कौन सचिव? वित्त सचिव के द्वारा। और 2 रुपया के नोट से, 2 रुपये नोट से जितना ज्यादा आगे नोट है उसका कौन जारी करेगा? आरबीआई। तो भारतीय रिजर्व बैंक संस्थान में भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसको है? आरबीआई को है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब कुछ आरबीआई। कहता है पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है। बता भारतीय पूंजी बाजार में ज्यादा समय के लिए, और भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल के लिए। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? देसी बैंक है। गैर संस्थागत मतलब सरकार के अंडर में नहीं, कुछ ऐसे चीजें हैं, ऐसे कुछ कर्जा देने वाली, जैसे हम बताए थे ना कि एक होता है संस्थागत, लोन देने वाली 2 चीज होता है, एक संस्थागत, एक होता है गैर संस्थागत। संस्थागत में आ जाएगा बैंक, क्या आ जाएगा? बैंक। और गैर संस्थागत में आ जाएगा कुछ देसी बैंकर, देसी बैंकर। इसमें देसी बैंकर का मतलब होता है कि आपको लोन देने के लिए कोई निश्चित परसेंट नहीं लगाएगा, इसको जितना मर्जी होगा उतना ही परसेंटेज लगाता है। इसके लिए कोई नियम कानून नहीं। भारत में कई राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, लेकिन वर्तमान समय में कम गया है, क्योंकि बहुत सारा बैंक को ना आपस में मर्ज कर दिया गया है, आपस में जोड़ दिया गया, विलय कर दिया गया है, तो कुछ कम गया है। अगर प्राथमिक कृषि साख समिति किसको अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है? तो प्राथमिक कृषि साख समिति मतलब, प्राथमिक कृषि मतलब पैक्स, किसको? पैक्स। तो किसको ऋण प्रदान करेगी? किसानों को। किसको? किसानों को। प्राथमिक कृषि साख समिति का मतलब पैक्स। पैक्स में कौन लोन देगा? पैक्स वाला किसको लोन देगा? किसान को। तो पैक्स बनाया किस लिए गया है? किसानों के लिए बनाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था को क्या कहते हैं? सेबी कहते हैं। क्या कहेंगे? सेबी। शेयर बाजार कहाँ है? मुंबई में। और मुंबई के शेयर बाजार का नाम क्या है? दलाल स्ट्रीट। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। ग्रामीण बैंक बिहार में ग्रामीण बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना मुख्यतः छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है मुख्य रूप से किसानों के लिए किया गया, छोटे मोटे किसानों के लिए, जो किसान को आसानी से क्या मिल जाए? लोन मिल जाए, और लोन लेकर अपना वो धंधा पानी कर सकता है, खेती कर सकता है। बिहार में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1975 में। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 3 हुआ है।
एक वो है मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार में 3 गो ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। एगो है मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक। एगो है उत्तरी दक्षिणी उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक। एगो है दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। ये 3 गो है। देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितना है? 146। भारत में, पूरा भारत में जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है वो कितना है? 196। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है? 3। तीनों ही बताए ना, ये है तीनों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 1983 में। नाबार्ड का स्थापना क्यों किया गया? कृषि के लिए, कृषि ग्रामीण किसानों के लिए। और बैंक लोन किसको देगा? ये बैंक को। नाबार्ड किसी व्यक्ति को लोन देता है, ये किसको देगा? बैंक को देगा। अब बिहार में केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितना है? 25। बिहार में केंद्रीय सहकारी मतलब क्या बताए थे? साथ मिलकर, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साथ मिलकर जो काम करेंगे और आर्थिक और समाज कल्याण के लिए काम करेगा, उसको क्या कहते हैं? सहकारी बैंक। बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत 1992 में की गई थी। बैंक लिंकेज के मतलब होता है एक बैंक को दूसरे बैंक में मर्ज कर देना, ठीक है, और नया बैंक खोलना, ठीक है, इसको कहते हैं बैंक लिंकेज। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास को कहते हैं LDB, लैंड डेवलपमेंट बैंक। इसको क्या कहेंगे? भूमि विकास बैंक। एक कौन समय देता है? दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब अधिक समय के लिए, अधिक समय के लिए। अब अल्पकालीन ऋण प्रदान चुकाने वाली 6 महीना से 15 महीने तक होती है। कम समय के लिए जो लोन आपको देगा ना, तो 15 महीने, 6 महीने से कितना महीने तक? 15 महीने से पहले आपको वो कर्जा, आपको जो लोन से बैंक से लोन लिए हैं वो कर्जा 15 महीना के अंदर आपको लौटा देना है। कहता व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में हो गया था। तो ये चैप्टर, आज ये चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। चैप्टर का एंड हो गया। तो 3 पार्ट में चैप्टर को हमने समाप्त कर दिया है। तो बड़ा ही खूबसूरत क्लास रहा 3 दिन, 3 पार्ट का, तीनों बहुत मज़ेदार, बड़ा ही दिलचस्प इंटरेस्टेड क्लास था। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? क्लास को अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैं 1-2 दिन में लाऊंगा, या तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी चालू कर दूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सी क्लास का कौन सी सब्जेक्ट में आपका समस्या है, उसको मैं कोशिश करूँगा आप लोग के सामने लाने के लिए। और आप लोग जो कहिए उसका मैं वीडियो बनाकर आप लोग के सामने लाऊंगा। तो चलिए, आज का क्लास कैसा लगा? क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए PDF माइंड यूट्यूब चैनल। फिर मैं एक नए जोश के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए सेशन के साथ आप लोग से कल मैं फिर इसी टाइम पर रूबरू होऊंगा। तो चलिए, आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त